दोस्तों, चाइना हमेशा से कहता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का ही हिस्सा है, इसलिए वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। चीन तो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा भी नहीं मानता है, तभी तो भारत के प्रधानमंत्री या फिर दलाई लामा किसी के भी अरुणाचल प्रदेश दौरे से चीन को बड़ी प्रॉब्लम होती है। साल 2009 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के अरुणाचल दौरे पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई थी। यहाँ तक कि साल 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और जीत के बाद उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया तो तब भी चीन ने आपत्ति जताई। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है तो 1962 के युद्ध में उसने अपने कदम पीछे क्यों लिए और युद्ध विराम क्यों मान लिया। 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में बात करने से पहले हमें उस समय भारत और चीन के रिश्तों को समझना होगा। 1947 में जहां एक तरफ भारत आजाद हुआ, वहीं दूसरी तरफ 1949 में चीन में सिविल वॉर खत्म हुआ और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। दोनों देशों के बीच उस समय संबंध काफी अच्छे थे क्योंकि चीन एक कम्युनिस्ट देश था, इसलिए कई देश उसके खिलाफ थे। लगभग हर इंटरनेशनल फोरम से चीन को बायकॉट किया जा रहा था। उस सिचुएशन में भी भारत ने चीन का काफी साथ दिया। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस में चाइना के आने का रास्ता भी भारत ने ही साफ किया। यहाँ तक कि 1960 में वीटो पावर पहले इंडिया को दिया जा रहा था, लेकिन नेहरू ने उसे ये कहकर ठुकरा दिया कि भारत एक निरपेक्ष देश है, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं। यहाँ तक कि वीटो पावर चाइना को देने का सुझाव भी नेहरू ने ही दिया था। नेहरू के इस फैसले को उनके अब तक के सबसे बुरे फैसलों में से एक माना जाता है। 1950 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद ही चीन ने तिब्बत पर हमला कर उस पर कब्जा जमा लिया। हालांकि कई पश्चिम देशों ने इस पर इसका विरोध किया, बट भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नेहरू ने पार्लियामेंट में कहा भी था कि क्योंकि तिब्बत सांस्कृतिक रूप से चीन का हिस्सा है, इसलिए उस पर चीन का अधिकार है। साल 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा जमाया तो उससे पहले तक भारत और चीन के बीच तिब्बत आ जाता था, पर जब तिब्बत चीन के पास चला गया तो भारत और चीन के बीच बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट शुरू हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बाउंड्री डिस्प्यूट तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश रूल था, तब भी बॉर्डर की कोई स्पेसिफिक मार्केटिंग नहीं थी। यहाँ बॉर्डर बना भी तो या तो लोकल ट्रेडिशन के आधार पर या फिर नेचुरल बैरियर्स जैसे पहाड़ आदि को ही बॉर्डर मान लिया गया। साल 1956 में चीन ने शिनजियांग से तिब्बत को जोड़ने वाला एक रोड बनाया जो अक्साई चीन से होकर गुजरती थी। अक्साई चीन भारत के लद्दाख से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, जो कि एक हिस्सा काफी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ ज्यादा आबादी नहीं रहती। सिर्फ कुछ नोमैडिक ट्राइब्स यहाँ रहती है जो अपने मवेशियों को चराने के लिए इस एरिया का यूज करती है। भारत अक्साई चीन को अपना हिस्सा मानता था, इसलिए जब 1959 में भारत को चीन के यहाँ से गुजरते हुए हाईवे बनाने का पता चला तो भारत ने कड़ा विरोध किया और तभी से भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थितियां बनने लगी। तभी दूसरी तरफ तिब्बत के लोगों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसके विरोध में चाइना की आर्मी ने तिब्बत के लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। स्थिति ये हो गई कि दलाई लामा, जो कि तिब्बत के स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर थे, उन्हें भी तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी, जिससे भारत और चीन का विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। भारत ने दलाई लामा को अब भी शरण दे रखी है और तिब्बत की गवर्नमेंट इन एक्साइल भारत से ही ऑपरेट होती है, जिसका हेडक्वार्टर धर्मशाला में है। साल 1960 में चाइना के प्रीमायर ज़ोउ एनलाई भारत आए। प्रीमायर को आप प्राइम मिनिस्टर जैसा ही समझ सकते हैं। उन्होंने भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा। पहला कि भारत का अधिकार NEFA यानी वो एरिया जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं और चीन का अक्साई चीन पर, और दूसरा ये कि दोनों ही देशों को अपनी सेना को बॉर्डर से 20 किलोमीटर अंदर तक कर लेना होगा। लेकिन इन दोनों ही प्रपोजल्स को नेहरू ने ठुकरा दिया क्योंकि पहली बात तो भारत अक्साई चीन देने को तैयार नहीं था क्योंकि वो उसे अपना ही हिस्सा मानता था, और दूसरा चीन लगातार सीमा पर अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाता जा रहा था। ऐसे में अपनी सेना को पीछे लेना भी ठीक फैसला नहीं था। 1959 से 61 के बीच भारत और चीन के जवानों के बीच कई बार पेट्रोलिंग को लेकर ऐसे ही कई झड़पें हुई, जिसमें भारत के कई जवानों की जान भी गई। खासकर अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में कई बार ऐसा हुआ जब भारत के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो चाइना की तरफ से उन पर गोली चला दी गई। 1960 में भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। फॉरवर्ड पॉलिसी के अनुसार भारत, जो कि अभी तक बॉर्डर पर सिर्फ पेट्रोलिंग किया करता था, अब फ्रंटियर एरियाज पर अपनी चौकियां बनाकर डोमिनेट करने की भी कोशिश करने लगा। भारत ने मैकमोहन लाइन और अक्साई चीन दोनों जगह ये पॉलिसी अपनाई। चीन की ओर से भारत पर हमले का यही कारण बताया जाता है कि उसने फॉरवर्ड पॉलिसी की वजह से ही भारत पर हमला किया। चाइना का कहना था कि भारत तिब्बत पर अपना कब्जा उस पर जमाना चाहता है, इसलिए वो फॉरवर्ड पॉलिसी लागू कर रहा है। ऐसा नहीं था कि एक दिन में युद्ध शुरू हुआ या चाइना ने इंडिया पर अचानक हमला किया। एक लंबे वक्त से ऐसी स्थितियां बनी हुई थी कि चाइना और भारत के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है। यहाँ तक कि इस युद्ध की शुरुआत भी ऐसे ही हुई। भारत के
सैनिक जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तो चीन के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया और फिर पलटकर भारत के कुछ अन्य सैनिक गए और उन्होंने वापस चीनी सैनिकों पर हमला किया। ये युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ और 1 महीने बाद 21 नवंबर को खत्म। युद्ध शुरू होने के महज 4 दिन के अंदर चाइना ने NEF यानी अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया। वो तावांग तक घुस आए, यहाँ तक कि चाइना की आर्मी असम के शहर तेजपुर तक आ गई। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 4 दिनों के अंदर वो लोग पहाड़ों से प्लेन्स तक आ चुके थे। दोस्तों, इससे ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं चाइना इस युद्ध के लिए पहले से तैयार था। उसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। उसने युद्ध से जुड़ा सारा सामान, हथियार आदि तिब्बत से पहले से इकट्ठा कर रखे थे कि अगर कभी लड़ाई होती है तो उनके पास युद्ध से जुड़ी सभी चीजों की सप्लाई बनी रहेगी। इन 4 दिनों के बाद अगले 3 हफ्तों तक कोई खास लड़ाई नहीं हुई, बल्कि दोनों देशों के बीच नेगोशिएशन शुरू हो गए। चीन ने फिर से भारत के सामने प्रपोजल रखा कि दोनों सेनाओं को 20 किलोमीटर पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन चाइना का कहना था कि वो जो भारत की सीमा में 50-60 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, वहां से 20 किलोमीटर पीछे हटेंगे। इसके अलावा भी चीन की कई शर्तें थी जो काफी ह्यूमिलिएटिंग थी, इसलिए नेहरू ने उनके किसी भी शर्त को नहीं माना। जब भारत ने चीन की शर्तों को मानने से मना कर दिया तो 14 नवंबर को यानी चाचा नेहरू के जन्मदिन वाले दिन फिर लड़ाई शुरू हुई। इस बार अक्साई चीन में भी काफी भीषण युद्ध हुआ। दोस्तों, इस युद्ध की एक मुख्य लड़ाई जिसके बारे में सुनकर आपको भारतीय जवानों पर गर्व होगा, ये लड़ाई थी लद्दाख में रेजांग ला की लड़ाई। यहाँ भारत के 130 जवानों ने चीन के 1000 सैनिकों को धूल चटा दी थी। इस टुकड़ी का नेतृत्व किया था मेजर शैतान सिंह ने, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। ये सब कुछ हुआ था 17,000 फीट की ऊंचाई पर, जहाँ इतनी ठंड होती है कि किसी नॉर्मल इंसान के लिए सांस लेना भी मुश्किल है। उस स्थिति में हमारे वीर जवानों ने अपने से 8 गुने सैनिकों को मार गिराया। इन 123 में से 114 सिपाही शहीद हो गए थे। मेजर शैतान सिंह की बॉडी अगले साल बर्फ में जमी हुई मिली। 1962 के इस पूरे युद्ध में भारत के लगभग 1400 सैनिक मारे गए और करीब 1700 सैनिक गायब थे, जिनका कोई नामो निशान नहीं मिला। इसके अलावा चाइना ने भारत के लगभग 4000 सैनिकों को बंदी भी बना लिया, हालांकि इन्हें बाद में लौटा दिया गया था। इस युद्ध में भारत ने एयरफोर्स और नेवी का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि भारत को लगता था अगर हमने अपने एयरफोर्स और नेवी यूज की तो चीन भी ऐसा करेगा और हो सकता है वो भारत के शहरों पर बमबारी करे। हालांकि ये स्ट्रेटेजी सही नहीं रही, क्योंकि इसके उलट जब हमने 1965 और 71 के युद्ध में एयरफोर्स यूज की तो हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। हालांकि सिर्फ एयरफोर्स का यूज ना करना ही भारत के इस लड़ाई को हारने की वजह नहीं थी। उस वक्त भारत के पास युद्ध से रिलेटेड सामान भी काफी कम थे। हमारी बंदूकें काफी पुरानी थी, वहीं चाइना के पास मॉडर्न AK-47 राइफल्स थी जो रसिया उन्हें सप्लाई कर रहा था। और भारत की हालत ये थी कि हमारे सैनिकों के पास इतनी ठंड में पहनने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं थे। ये सारी लड़ाइयां बहुत ऊंचाई पर लड़ी गई थी, जहाँ काफी ठंड होती है, और इतनी ठंड में पहनने के लिए ना तो हमारे सैनिकों के पास गर्म कपड़े थे और ना ही सूर्य की रोशनी से खुद को बचाने के लिए सनग्लासेस। सोचिए ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हमारे सैनिक ने कितने साहस का परिचय दिया। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में हमारे पास सड़कें भी नहीं बनी हुई थी कि सामान सेना तक पहुंचाया जा सके। हालांकि इस युद्ध से भारत ने काफी कुछ सीखा। नॉर्थ ईस्ट एरियाज में सड़कें बनाई गई ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा हो तो भारत उसके लिए तैयार रहे। खैर, आखिरकार 1 महीने बाद 21 नवंबर को चीन ने सीज फायर घोषित कर दिया। चीन ने अपनी आर्मी मैकमोहन लाइन से पीछे ले ली। हालांकि अक्साई चीन पर चीन ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। यहाँ से वो लोग पीछे नहीं हटे। पहले भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दूसरी तरफ यानी अक्साई चीन में भी चले जाया करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सब कुछ चीन के फेवर में चल रहा था, चीन ये युद्ध जीत सकता था, तो फिर उसने युद्ध विराम क्यों किया? इसकी वजहों के बारे में कई अंदाजे लगाए जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि इस युद्ध को लेकर चीन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे हो गए थे। वो एशिया में अपना दबदबा दिखाना चाहता था। वो ये दिखाना चाहता था कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट के चलते चाइना अपनी आर्मी भी यूज कर सकता है, और इस युद्ध में भारत को हराकर वो ऐसा करने में सफल रहा। दूसरा, वो भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी को रोकना चाहता था, जिसमें भी वो सफल रहा। अब भारत ने अपनी अग्रिम चौकियां खाली कर दी थी। इसके साथ साथ यूके, USA और USSR जैसे देश भारत के समर्थन में आ रहे थे। नेहरू ने उस समय के US प्रेसिडेंट से मदद भी मांगी थी। ऐसा अनुमान था कि USA भारत की ओर से अपने सैनिक इस युद्ध में भेजने वाला था, और इसलिए इन सभी चीजों को देखते हुए शायद चाइना ने सीज फायर को मान लेने में ही अपनी भलाई समझी। हालांकि इस युद्ध से भारत ने बहुत कुछ सीखा। हमने अपने युद्ध सामग्री को इम्प्रूव किया। इसके साथ ही हम ये भी समझ गए थे कि सिर्फ पाकिस्तान ही भारत का दुश्मन नहीं, हमें चाइना से भी खतरा है। इस युद्ध के बाद हमने कैसे सबक लिया, ये तो हम सब जानते ही हैं कि कैसे 5 साल बाद ही 1967 के युद्ध में हमने चाइना को हरा दिया था। तो दोस्तों, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि आखिर 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन ने युद्ध विराम क्यों मान लिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अन्य इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।